आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या आप वाक़ई स्थिर हो या फिर आप बिना जाने ही गति कर रहे हो? ज़रा सोचो, पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो क्या हर चीज़ जो रुकी हुई लगती है, वो वाक़ई रुकी होती है? आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन, जहाँ हम जानेंगे कि गति क्या है, कैसे मापी जाती है और क्यों हर चीज़ हमेशा चल रही है। टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लास्ट टॉपिक हमारा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ जो है हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो जो सबसे हमारा पहला टॉपिक है, वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। क्योंकि चैप्टर ही है हमारा मोशन, तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जो रेस्ट है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। अब जैसे एक टावर है एग्जांपल के लिए, अगर इस टावर को आप 1 घंटे बाद भी आके देखोगे तो वो आपको उसी जगह मिलेगा जहाँ वो पहले था। और जैसे कि जो हमारा सेकंड एग्जांपल है घर, तो घर को भी अगर आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो वो भी आपको उसी जगह मिलेगा जहाँ पहले था। मोशन की जो डेफिनेशन है वो हमें यह बताती है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज चेंजेस विद टाइम। यानी कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। एग्जांपल के लिए जैसे एक पक्षी है, वो 2 सेकंड पहले अगर हमें एक घर के ऊपर दिखा था, तो हो सकता है वो आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद उस जगह पे ना हो, कहीं और उड़ के चला गया हो। तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसने अपनी जो पोजीशन है उसने वो चेंज कर ली। और एग्जांपल के लिए हमारा सेकंड एग्जांपल है इसमें जिसमें जो लड़का दौड़ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये 5 मिनट पहले जिस पोजीशन पे होगा, 5 मिनट बाद उस पोजीशन पे हमको नहीं मिलेगा। यानी कि इसने जो अपनी पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करी है। तो यही हमें जो मोशन की डेफिनेशन है बताती है। मान लो तुम एक पार्क में बेंच पर बैठे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने फुटबॉल खेल रहा है। अब तुम रेस्ट में हो क्योंकि तुम अपनी जगह नहीं बदल रहे, लेकिन तुम्हारा दोस्त वो मोशन में है क्योंकि वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है। अब ट्विस्ट सुनो इसमें क्या है। अगर कोई हवाई जहाज़ से नीचे देखे तो दोनों ही मोशन में हैं क्योंकि धरती घूम रही है। मतलब क्या इसका, मोशन और रेस्ट किसके हिसाब से हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। आप स्थिर हो या गतिशील, ये आपके देखने वाले के नज़र पर भी निर्भर करता है। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ अगर समझेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे एक बार राहुल स्टेशन पर बैठा था, ट्रेन उसके सामने से गुजर रही थी। राहुल को लग रहा था कि ट्रेन चल रही है और वो रुका हुआ है। लेकिन अगर कोई ट्रेन में बैठा है, उसे लगेगा कि राहुल मोशन में है ना, दिमाग घुमा देने वाली बात। इसलिए जब हम मोशन और रेस्ट की बात करते हैं तो हमें हमसे पूछना चाहिए कि वो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी दोस्त से सुना है, भाई मैं तो आज पूरा दिन भर बेड पर रेस्ट में था, लेकिन सच ये है कि उसका बेड भी धरती के साथ घूम रहा था, मतलब वो भी मोशन में था। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई कोई रेस्ट में होता है। फिजिक्स कहती है कि पूरी तरह से रेस्ट में तो आलसी लोग भी नहीं होते, वो भी रिलेटिव होते हैं। यही हमें कहता है रिलेटिव मोशन कंसेप्ट। यह कंसेप्ट हमें ये कहता है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक इमेज आपको शो हो रही है, जिसमें एक गाड़ी से शिव और उनकी महिला मित्र एंजल ये गाड़ी से जा रहे हैं और सामने उनके जो दोस्त है किशन, वो खड़े हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कि एंजल जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में। शिव के रिस्पेक्ट में एंजल मोशन में है कि रिस्पेक्ट में, ये चीज़ आप गैस करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और किशन के रिस्पेक्ट में एंजल मोशन में है कि रेस्ट में, ये भी। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। किशन के रिस्पेक्ट में तो जो एंजल है वो मोशन में है, क्योंकि एंजल मान लो
किशन से 2 किलोमीटर दूर थी अगर 5 मिनट पहले, तो अब अगर 10 मिनट बाद वो देखेगा तो वो उसके काफ़ी नज़दीक आ गई होगी, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर नज़दीक आ गई होगी उसके। तो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है। तो इस हिसाब से जो मोशन जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एंजल जो है वो मोशन में हुई, और जो शिव है उसके रिस्पेक्ट में एंजल जो है वो रेस्ट में हुई, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है शिव के। अगर ये चीज़ देखेगा तो अगर एंजल शिव के साथ गाड़ी में 5 मिनट पहले भी बैठी थी तो 10 मिनट बाद भी उसी गाड़ी में मिलेगी। तो यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है टाइम के हिसाब से। तो जो रेस्ट की डेफिनेशन है उस हिसाब से एंजल रेस्ट में हुई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, अगर तुम रास्ता घुमा फिरा के लेते हो तो जो टोटल रास्ता तुमने तय किया है वो है डिस्टेंस। लेकिन अगर हम सीधे सीधे तुम्हारे घर से स्कूल तक की सीधी लाइन खींचे, वो चाहे रियल में एग्जिस्ट करती हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो है डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस सिर्फ लंबाई बताता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिशा भी बताता है। और याद रखो, डिस्टेंस स्केलर है, कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और यह पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो भी होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझाऊंगा। जैसे कि जो हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें जो शिव है पॉइंट ए पे खड़ा है, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी पे जाता है जो कि है हमारा 5 मीटर। फिर वो पॉइंट बी से जाता है पॉइंट सी पे जो कि है हमारा 10 मीटर। और पॉइंट सी से वो बी पे आता है जो कि है हमारा 10 मीटर। टोटल जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आएगा ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से बी, जो कि होगा हमारा 25 मीटर। इनिशियल पॉइंट को जब फाइनल पॉइंट से जोड़ेंगे, इनिशियल पॉइंट जो हमारा ए है और जो फाइनल पॉइंट हमारा बी है, इनके जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा वो भी आएगा हमारा 5 मीटर। सेकंड जो हमारा एग्जांपल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसमें इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर प्लस 4 मीटर, जो कि आएगा हमारा 7 मीटर। और जब हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ेंगे तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जो होता है हमारा एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा 4 का स्क्वायर, और बेस जो है वो है हमारा 3 मीटर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो जो आएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद वो आएगा हमारा 25, और 25 जो होता है वो होता है 5 का स्क्वायर। तो जो हमारी आएगा डिस्प्लेसमेंट निकल के फाइनल वो आएगा हमारा 5 मीटर। चलिए अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस वो टोटल रास्ता है जो आपने तय किया है। जैसे आपने वॉक करते वक्त कदम कदम पर कितने चले, जबकि डिस्प्लेसमेंट सीधा रास्ता होता है आपके शुरुआत से आपके अंत तक के पॉइंट का, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा लाइन जैसा। डेफिनेशन हमें कहती है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की। अगला जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का। यानी कि दूरी में सिर्फ जो हमारा डिस्टेंस होता है उसमें सिर्फ एक नंबर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितनी दूरी है, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी की होती है। एग्जांपल के लिए जैसे 10 मीटर, 5 मीटर, तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। लेकिन जो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, उसमें उसका उल्टा होता है, उसमें होता है हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जो दिशा होती है वो भी साथ में होती है उसके। एग्जांपल के लिए 10 मीटर वेस्ट, 5 मीटर साउथ, तो इसमें जो है दिशा भी आ गई साथ में। जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि स्केलर क्वांटिटी।
और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो होता है। तो चलिए अब हम समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्पीड को आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के साथ इमेजिन करो एक लड़का राहुल है। राहुल एक ग्राउंड का चक्कर लगाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके 100 मीटर का चक्कर पूरा करते हैं और वही वापस आ जाता है। स्पीड यानी कि राहुल ने टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। टाइम मान लो उसको 20 सेकंड लगा। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि जो डिस्टेंस अपॉन में टाइम्स का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस जो कवर किया है वो है 100 मीटर और टाइम लगा है 20, तो 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो वेलोसिटी है अगर हम वो देखेंगे तो उसमें होता है कि राहुल वही वापस आ गया जहाँ से चला था, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। और जो वेलोसिटी है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो है और टाइम लगा है 20 सेकंड, तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस एंड स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड करती है। और इसकी जो होती है SI यूनिट वो होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी है उसकी होती है मीटर पर सेकंड। और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है हमें। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 एग्ज़ाम्पल हैं आपके सामने स्क्रीन पे, तो जो लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल है मैं आपको वो बता देता हूँ। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आया है 270/18 मीटर पर सेकंड। तो मैं 270 को 18 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरा आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में। आशा है आपको अभी तक जितना भी बताया गया है वो समझ में आ रहा होगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बता देना, कोई कमी हो तो वो भी। और चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टू टाइम का जो रेशो होता है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम x मान लें और टाइम को t, तो जो फार्मूला आएगा निकल के वो आएगा डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा को अगर हम हटाएंगे, डेल्टा का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि जो चेंज आ रहा है वो किस रेट के साथ आ रहा है। तो जो हमारा फार्मूला आएगा वो आएगा x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। जो x2 है वो उसमें है फाइनल वेलोसिटी, और जो x1 है वो है इनिशियल वेलोसिटी, और जो t2 है वो है इसमें फाइनल टाइम, और जो t1 है वो है इसमें इनिशियल टाइम। और सेम ऐसे ही जो स्पीड होता है एवरेज स्पीड, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये होता है रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टाइम, यानी कि टाइम जो है वो और जो टोटल डिस्टेंस है उसकी जो रेशो है उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बाद अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है
मतलब यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो, और वो कितने टाइम में आ रहा है, उसका जो रेशो होता है वही हमें एक्सेलरेशन निकाल के देता है। जो उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यह एक गाड़ी है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड, और जो उसको टाइम लगा है वो है 2 सेकंड्स। तो यहाँ अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो उसके लिए फाइनल जो हमारी वेलोसिटी है वो है हमारी 30 मीटर पर सेकंड, तो हमने 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पे नोट किया हुआ है, और माइनस करेंगे 10 मीटर पर सेकंड जो कि है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम लगाया हमें 2 सेकंड, तो हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 सेकंड, और फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करती है। अब हम समझेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है तब हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन के विपरीत एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल के लिए जैसे कि जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उस समय जो गाड़ी की वेलोसिटी होती है वो होती है आगे की ओर, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में यानी कि कम होने लगता है, जिस वजह से हम इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन, सोचो एक कार है जो हर 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है। यह है यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह। अब सोचो वही कार कभी 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, जैसे गेम में टर्बो लगा हो। ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली चीज़। यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो 0 भी होता है, लेकिन जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हमें बताता है कि आपकी गाड़ी किस मोड में है या नहीं, कभी तेज़ कभी धीमी। बस इसे स्लोप से पकड़ो। स्लोप ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, सीधा है यानी कि यूनिफॉर्म, और कांस्टेंट स्पीड है मतलब नीचे जा रहा है यानी कि जो उसकी स्पीड है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है। पहला जो आपको ऑरेंज में शो हो रहा है वो वाला पार्ट हमें यह बताता है कि जो ग्राफ है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है, कि लगातार सेम स्पीड से बढ़ रही है। लेकिन जो उसमें ग्रीन वाला पार्ट है वो हमें यह बताता है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी स्पीड है वो सेम है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है। और जो हमारा जो ग्रीन वाला है लास्ट, वो हमें यह बताता है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, जैसा कि ब्रेक मारने पे होता है। ये हमारा जो लास्ट ग्राफ है जो बचा हुआ है वो है चेंजिंग इन एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यह बता रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन है वो कैसे हो रहा है। एक कार पहले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, फिर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है बार बार चेंज हो रहा है, और यही हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यह बताता है। इतने ही ग्राफ आपको पढ़ने हैं अभी। ग्राफ्स का जो सिलसिला है वो अब ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म सेम एक्सेलरेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है एक सीधी रेखा में, वो भी सेम एक्सेलरेशन के साथ, तभी ये जो फॉर्मूले हैं एप्लीकेबल होंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स है हम उनको जान लेते हैं फॉर्मूले से पहले, जैसे कि
U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और S का मतलब होता है डिस्टेंस, T का मतलब होता है टाइम, कितना टाइम लगा है। तो जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। V इज इक्वल में U प्लस में AT, V यानी कि फाइनल वेलोसिटी, U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, A यानी कि एक्सेलरेशन और T यानी कि टाइम। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर में 2AS, और तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो है S इज इक्वल में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। आप सभी का होमवर्क ये है कि आप सभी को ये तीनों जो लॉ हैं इनको याद करने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मान लो आप किसी गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हो, ना तेज ना धीमे, बराबर गति से सेम, मतलब दूरी एक जैसी है, डिस्टेंस सेम है, समय भी सेम है। यही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ध्यान दो, दिशा बदलती है, इसलिए अंदर से एक शक्ति लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही होता है कि यूनिफॉर्म यानी कि सेम, सर्कुलर यानी कि गोल पाथ में जो मोशन होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो सोचो, अगर पंखा ना घूमे या वॉशिंग मशीन घूमना छोड़ दे तो कपड़े कैसे धुलेंगे। ये सब चीज़ें एक ख़ास तरह की गति में घूमती है, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो जो हमारा चैप्टर है मोशन वो हमारा एंड होता है। अब जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर किए हैं सारे के सारे। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए भी एक लेक्चर हम लेकर आएंगे, तो उसको देखना आप ना भूलें। उसके लिए चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लेक्चर को पूरा देखें, और जितने भी अगर आपसे कोई डाउट होता है तो वो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने भी चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो चैनल पे जो वीडियो अपलोड की गई है पहले, इससे पहले वाली, उसको वॉच करें, तो आपके जितने भी डाउट है चैनल को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। अगला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगले लेक्चर में अगले जोश और होश के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।